इस उत्तराखंड में रहने वाली किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कौन सा परिवार ऐसा है जो ये चाहेगा कि उसके बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी करें? क्या ये भारतीय संस्कृति को प्रमोट करता है? मुस्लिम्स के लिए अलग रूल्स हैं और अलग रूल्स पे चल रहे हैं, हिंदू अलग रूल्स पे चल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको एक सिस्टम में लेकर के आया जाए, एक ही नियम सबके लिए बना लिया जाए। तो पहले फाइनेंशियल को तो बराबर कर दो, सबकी आमदनियां तो बराबर कर दो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज तो बराबर कर दो। एक का बच्चा तो पढ़ेगा सरकारी प्राइमरी स्कूल में जिसमें के मास्टर नहीं है, और एक का बच्चा पढ़ेगा डीपीएस में या कॉन्वेंट स्कूल में। तो ये समानता कहाँ हुई? यानी हिंदी में कह रहे हैं समान नागरिक संहिता। ये समान कहाँ है? अनुसूचित जनजाति पर क्यों लागू नहीं हो रहा उत्तराखंड में? अगर उनके लिए सही नहीं है तो औरों के लिए अच्छा क्यों है? और अगर औरों के लिए अच्छा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि अनुसूचित जनजाति भी मेन स्ट्रीम में आए? मुन्ना सिंह चौहान जी ने सदन में कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बहुत पैरवी कर रहे हैं यूसीसी की, तो बहुत ही पैरवी की। तो उन्होंने थोड़ी देर पहले बहुत बोले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हर व्यक्ति अपने लिए बेस्ट चीज मानता है, तो क्या आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुसूचित जनजाति के लिए सही नहीं माना? अपने लिए सही नहीं माना? क्यों नहीं कहा आपने भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है, आप उसमें विधायक हैं, कि अनुसूचित जनजाति को भी इसमें जोड़ लो? तो कहने लगे मुझ पर आर्टिकल 343 लागू होता है। तो ये मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो मुझ पर भी आर्टिकल 25 लागू होता है। तो संविधान में तो सब पर कोई ना कोई लागू होता है, मुझे भी कोई संविधान का कोई एक्ट प्रोटेक्ट करता है। तो अब अगर उत्तराखंड में छोटे से स्टेट में भी अगर समानता नहीं है तो ये तो नाकामयाब एक अटेम्प्ट है। उत्तराखंड सदन की कार्यवाही हुई और पूरे कार्यक्रम के बाद एक बड़ा विषय ये निकल करके आया जब काजी निजामुद्दीन जी ने साफ तौर पर यह कहा कि आखिर पुल कब तक बनेगा। ये सवाल हमने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी से भी किया। वो सत्ता के विधायक हैं, आप विपक्ष के विधायक हैं। आपने भी सदन में सवाल किया कि आखिर पुल बनेगा कब। आपको जवाब क्या मिला? मुझे जवाब ये मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार की चिट्ठी आई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम पुल बनाएंगे। मैंने मंत्री जी से कहा सर कि ये चिट्ठियां तो हमारे पास पहले कई बार आ चुकी, ये कौन सी नई बात है? आप इसको ये पुल उत्तराखंड सरकार का गांव है, उत्तराखंड सरकार यहाँ है, हमारे लोग, हमारा गांव, हमारा प्रशासन और हमारा ही रेवेन्यू, जो वहाँ रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो भी हमारा। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों बनाएगी? लॉजिक क्या है उसके बनाने की? हालांकि हर बार बीजेपी एक ही बात कहती है, डबल इंजन की सरकार। यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। पहला इंजन केंद्र सरकार, दूसरा इंजन उत्तराखंड सरकार, तीसरा इंजन उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार। और उस इंजन में भी इंजन जो है वो मेन इंजन उत्तराखंड के लगे हुए हैं। योगी जी हमारे उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड को देखते हुए उनके बारे दिल में प्रेम तो है। तो कम से कम एक चीज़ ये माननी पड़ती है कि उत्तराखंड सरकार का हमारे यहाँ लिबर्डी का पुल टूटा हुआ है, तो अब क्यों नहीं बन रहा? और एक पुल नहीं, ये तमाम ऐसे पुल हैं, मैंने सब गिनवाए थे, तो वो फिर मैं आपको सारे गिनवा दूंगा। आपने जो है जब बाई इलेक्शन चल रहा था तो आपने कहा था विधायक प्रदीप बत्रा जी को लेकर के कि साहब आप जो है अपने पुल की चिंता कीजिए, मंगलौर की तरफ मत झांकिए। लेकिन चिंता क्या कीजिए, वहाँ भी टूटा हुआ है, सब जगह टूटा हुआ है। तो कारण क्या है कि काम नहीं होने के पीछे का जो कारण है, आपको लगता क्या कि किस वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है, किस वजह से पुल नहीं बन पा रहा है? सरकार नहीं चाह रही है, या आप तो विपक्ष के हो गए, बाकी जो सत्ता पक्ष के हैं चाह नहीं रहे हैं, विधायक लोग नहीं चाह रहे हैं? सवाल मतलब कारण क्या एक्चुअल में? पहला, वित्तीय कुप्रबंधन। ये वित्तीय कुप्रबंधन है किसका? भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, उत्तर प्रदेश सरकार का भी और उत्तराखंड सरकार का भी। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है एक। दूसरा, तीनों सरकारों का बजट बहुत ही खराब है और कर्जे में इन्होंने डुबो दिया। अब उसको काम नहीं हो पा रहे, धरातल पर काम नहीं हो रहे। आप ये देखिए, कोई नया स्कूल, कोई नया हॉस्पिटल, कोई नया प्रोजेक्ट आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा जो सरकार के पैसे से हो। हाँ,
कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मिलेंगे तो वो तो अलग बेसिस पर बन रहे हैं, वो तो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र पर बन रहे हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें लगा हुआ, या मेट्रो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसमें बना लगा हुआ है, वो अलग है, पीपीपी मोड वाले हैं, वो अलग इशू है। लेकिन जिसमें सरकार की पूंजी लगती है वो प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। अब जब वो प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उसे कवर अप करने के लिए बीजेपी के पास एक बहुत शानदार गेम प्लान है। वो धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बाद जनता को भूलवा देते हैं कि उनके लिए अस्पताल नहीं बना, पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, बिजली घर नहीं बना। जनता वो भूल जाती। अभी उत्तराखंड में यूसीसी आया। अब यूसीसी अगर आया, मैं आप ही से अगर सवाल पूछूं अखिलेश जी कि आपकी ज़िंदगी पर यूसीसी आए तो उत्तराखंड में, और यूसीसी ना आए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब एक सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी पर यूसीसी आने और यूसीसी ना आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें डिफरेंस कोई भी लाया जा रहा है, मान लीजिए कोई बिल, तो ये लाने के बाद नुकसान क्या हो रहा है? अगर आप जो है सारी चीज़ें छोड़ करके यूसीसी की बात करेंगे तो दिक्कत क्या हो रहा है, इशू क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, छोटी मोटी दिक्कत थोड़ी है। सबको अगर समान चीज़ें दी जाए तो बुरी है। मैं उसमें आपकी बात कर रहा हूँ। नाम क्या है इसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि कभी को जाकर, कभी जब बहुत मैच्योरिटी लेवल देश का बढ़ जाएगा तो पूरे देश में एक समान कानून हो, और वो भी जब एक लेवल आ जाए, सब शिक्षित हों, सबके लिए बराबर शिक्षा हो, सबको बराबर, और उसमें कानून में ये भी है कि सामाजिक आर्थिक बराबरी भी उसमें जुड़ी हुई है। उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? अभी आप जब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो अंबानी और अंबानी का ड्राइवर, तो दोनों की आमदनी को अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो क्या उनके दोनों की आमदनी का मीन थोड़ी निकल आएगा? तो एक आदमी की आमदनी करोड़ों रुपए महीना है और एक आदमी की आमदनी 5,000 रुपये महीना है, तो अब उनकी अगर आप एवरेज थोड़ी निकाल कर दे देंगे तो वो समानता पर चर्चा क्यों नहीं करते? अब आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात करते हैं। इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हिंदी में कह रहे हैं समान नागरिक संहिता। ये समान कहाँ है? अनुसूचित जनजाति पर क्यों लागू नहीं हो रहा उत्तराखंड में? अगर एक छोटे से प्रदेश में एक वर्ग को ही छोड़ दिया तो यूनिफॉर्म कहाँ रह गया? इसका नाम फिर नॉन यूनिफॉर्म रखिए, आप नॉन यूनिफॉर्म कर दीजिए। क्या तो यूनिफॉर्म कहाँ रह गया? यूनिफॉर्म थोड़ी है। अगर मान लीजिए उनके लिए भी अप्लाई कर दिया जाए फिर तो आप इसका समर्थन करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का? जो प्राविधान इसमें है उसका समर्थन मैं छोड़िए कोई भी नहीं करेगा। पूरे उत्तराखंड में इसका विरोध हो रहा है और इसका पूरे उत्तराखंड में विरोध होगा। आप एक बात बताइए, इसमें लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है कि जी लिव इन रिलेशनशिप में जो भी जोड़े रहना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं और खुला रहें। इस उत्तराखंड में रहने वाली किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कौन सा परिवार ऐसा है जो ये चाहेगा कि उसके बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी के रहें? क्या ये भारतीय संस्कृति को प्रमोट करता है? ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक मानती है। कौन सी संस्कृति में हमारे लिखा है कि बिना शादी के दो वयस्क रह सकते हैं? अगर रहना है तो शादी करो, और शादी नहीं करते तो क्यों रह रहे हो? तो अब अगर कानूनी तौर से उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है और कानून उसको अगर उसको अलाउ कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून बना रही है, 14 फरवरी आती है तो बीजेपी से और आरएसएस के जुड़े हुए जितने संगठन हैं वो पहरा देने लगते हैं पार्कों में, रेस्टोरेंट्स में, बाज़ारों में कि साहब कोई वैलेंटाइन बनाते हुए ना दिखाई दे। अब कहाँ हैं वो सारे संगठन? ये सवाल भाजपा के तमाम नेताओं से आप कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो शुरुआत हुई इसी बात को लेकर के हुई कि भाई मुस्लिम्स के लिए अलग रूल्स हैं और अलग रूल्स पे चल रहे हैं, हिंदू अलग रूल्स पे चल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको एक सिस्टम में लेकर के आया जाए, एक ही नियम सबके लिए बना लिया जाए। ठीक है, वक्फ बोर्ड के मतलब हर चीज़ के अलग अलग नियम थे, तो इस वजह से भाई ट्रिपल तलाक की बात थी,
हर एक विषय लेकर के आया गया और विषय को टच किया गया। टच करने के बाद कहा गया कि भाई आपने अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फिर पढ़िए, मेरे कहने के बाद पढ़िए। अगर आप मुझे थोड़ी देर पहले बताते तो मैं वो किताब लेकर, संविधान की किताब आपको पढ़ा था, उसमें फाइनेंशियल शब्द जुड़ा हुआ है। तो पहले फाइनेंशियल को तो बराबर कर दो, सबकी आमदनियां तो बराबर कर दो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज तो बराबर कर दो। एक का बच्चा तो पढ़ेगा सरकारी प्राइमरी स्कूल में जिसमें के मास्टर नहीं है, और एक का बच्चा पढ़ेगा डीपीएस में या कॉन्वेंट स्कूल में। तो ये समानता कहाँ हुई? या तो डीपीएस और प्राइमरी सरकार का जो राजकीय स्कूल है, दोनों की एजुकेशन लेवल बराबर करो। हाँ, आमदनी के अवसर, लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस बराबर करो, शिक्षा के अवसर बराबर करो। जब आप ये सारे अवसर बराबर कर देंगे, सामाजिक अवसर बराबर करो, तो फिर धार्मिक पर बात करते हुए भी अच्छे लगोगे। और इसी में आप पहले ही एग्जाम में फेल हो गए, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो आप यूनिफॉर्म रह कहाँ गया जब आपने इसमें अनुसूचित जनजाति को, मैं अकेले अच्छा नहीं है, अगर उनके लिए सही नहीं है तो औरों के लिए अच्छा क्यों है? और अगर औरों के लिए अच्छा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि अनुसूचित जनजाति भी मेन स्ट्रीम में आए? मुन्ना सिंह चौहान जी ने सदन में कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मैंने उनसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बहुत पैरवी कर रहे हैं यूसीसी की। तो बहुत ही पैरवी की थी उन्होंने, थोड़ी देर पहले बहुत बोले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हर व्यक्ति अपने लिए बेस्ट चीज़ मानता है, तो क्या आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुसूचित जनजाति के लिए सही नहीं माना, अपने लिए सही नहीं माना? क्यों नहीं कहा आपने? भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है, आप उसमें विधायक हैं, कि अनुसूचित जनजाति को भी इसमें जोड़ लो। तो कहने लगे मुझ पर आर्टिकल 343 लागू होता है। तो ये मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो मुझ पर भी आर्टिकल 25 लागू होता है। तो संविधान में तो सब पर कोई ना कोई लागू होता है, मुझे भी कोई संविधान का कोई एक्ट प्रोटेक्ट करता है। तो अब अगर उत्तराखंड में, छोटे से स्टेट में भी अगर समानता नहीं है, तो ये तो नाकामयाब एक अटेम्प्ट है। चलिए, समान नागरिक संहिता को लेकर के जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। सर, सवाल ये है कि भगवानपुर चंदनपुर जो गांव है वो आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, और वहां हमने कई बार रिपोर्टिंग की, कई सारे मसलों को लेकर किया। वहां की सड़कें जो है आज भी उसी स्थिति में है। बेहतर जो है, और बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए आपको गए हुए, बहुत दिन हो गए। अभी मैं भगवानपुर चंदनपुर से आ रहा हूँ, अब जाइएगा और जाकर आप जाइएगा। हॉस्पिटल की व्यवस्था, और देखिए, अब हॉस्पिटल की बात पर आइए। हॉस्पिटल सरकार का इशू है, और सरकार के पास जो आज ही हॉस्पिटल्स हैं, पूरे हरिद्वार ज़िले में कितने मेले और कितनी कावड़ चलती है। अगर किसी को एक एक्सरे, सरकारी एक्सरे कराना हो, तो पूरे हरिद्वार ज़िले में हरिद्वार जाकर एक्सरे मिलेगा। सरकारी मेडिकल भी करानी हो, उसमें अगर पुलिस भी सरकारी मेडिकल कराती है, अगर उसको एक्सरे कराना हो तो पूरे हरिद्वार ज़िले में एक है। मंगलौर में गायनेकोलॉजिस्ट होती थी, वो गायब कर दी। सरकारी हॉस्पिटल्स में टीबी की दवाएं महीनों नहीं रही, जब हमने ज़ोर ज़बरदस्ती सरकार से की, जब जाकर अब आनी शुरू हुई है। ये सरकार का टॉपिक है, सरकार को लाना है। हम मांग कर रहे हैं, हम मांग करते रहेंगे। अब पुल टूटा हुआ है, तो पुल टूटा हुआ तो सरकार बनाएगी ना। सरकार तो बनाएगी, लेकिन बात यह है कि जब भी चुनाव होगा मुद्दा वही होगा कि पुल कौन बनाएगा। लेकिन जब 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 विधायक बन गए, चुन लिए गए, तो आप कहेंगे अच्छा सरकार का विषय। अब एक बात बताइए ना, पैसे कौन देगा? ऑब्वियसली सरकार ही देगी, तो सरकार से लाने का काम तो मजबूत नेतृत्व ही करेगा ना। देखा ना आपने जो चीज़ें, अब इस पर भी आई है, सदन नहीं चलाएंगे। मैं बार बार, वो भी आप देख लीजिएगा, मेरा विधानसभा में वक्तव्य अगर आप देखेंगे तो मैं नियमावली खोलकर दिखा रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इतने दिन विधानसभा चलनी चाहिए। अब अगर 20 दिन का काम 4 दिन में करेंगे तो सारे इश्यूज कैसे टेकअप करें? अब कैसे सारे ऐसे होगा? ऐसे कंगारूज कोर्ट थोड़ी है कि कुछ भी हाथ खड़ा, हाँ जी मुझे ये भी कहना, हाँ जी। कुछ तो रूल, कुछ नियमावली, कुछ तो उसूल होंगे। सरकार नियम से सदन नहीं चला रही है, नहीं चला रही। और आप उसको, आप एक साल नहीं, जब त्रिवेंद्र रावत जी सीएम थे जब से देखिए, जब अभी पिछले साल 2024 में गैरसैंण में विधानसभा हुई उसको देखिए, अब देखिए,
मेरी कहीं ना कहीं आपको किताब को मैं खोलकर कोट करते हुए दिखाई देता हूँगा कि इतने दिन कम से कम सदन चलना चाहिए और ये कम चल रहा है। इसमें हम अपने विषयों को लाना चाहते हैं, हर विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र के विषयों को लाना चाहता है और विषय नहीं आ पाएंगे, सदन कम चला रहे हैं। तो ये भी सरकार ही को करना है, व्यवस्था सरकार की है। तो अब उनको सुनना नहीं है, क्योंकि उनके पास वित्तीय कुप्रबंधन है। वित्तीय कुप्रबंधन होने के कारण संसाधन नहीं है और उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, भावनाओं को भड़काना, यूसीसी जैसे कानून लाना, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबियों को कवर अप करने के लिए है। यूसीसी लाने का मकसद है कि बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, खेत किसान खलियान इस पर चर्चा ना हो। जब किसान फसल बोने जाता है तो उसको डाई नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलता, और जिस समय वो पानी देने जाता है तो उसको यूरिया नहीं मिलता, इस पर चर्चा ना हो।